हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं वरुण और आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम में पूरी तरह से आपके स्कूल का सिलेबस फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको बस पढ़ते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आइए आज शुरुआत करते हैं हम सारणिक के एक प्रश्नावली 4.3 के बारे में। इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक पर ही आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप सारणिक नहीं पढ़े हैं अभी तक तो पहले जाकर पुराने वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज की हम लोग सहायता लेने वाले हैं, गुणधर्म की सहायता लेंगे, जिस पर हमने एक बहुत बड़ा लेक्चर सॉल्व किया था। आइए शुरुआत करते हैं 4.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। हमने सारणिक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, या जरूरी ये नहीं है कि वो त्रिभुज अधिक कोण, जैसा भी हो, मतलब त्रिभुज का आकार हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि एक त्रिभुज है, बस इतना सा। अब इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको यहां 3 शीर्ष दिए गए हैं। ए x1 y1, दूसरा है b x2 y2 और c तीसरा जिसे आप x3 y3 कह सकते हैं। अब इस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, अगर आप निकालना चाहें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यह आप सारणिक की मदद से निकालते हैं। 1/2 बाहर, मापांक का चिन्ह लगेगा पहले, क्योंकि मान जो आना चाहिए वो धनात्मक आना चाहिए, और उसके बाद आप यहां पर x1 लिखेंगे, y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इस सारणिक का मान निकालते ही आपको, और सारणी, ये सारणिक है लाल वाला, और बाकी ये जो नीली वाली रेखा आपको दिख रही है ये मापांक है, मतलब जो भी मान आएगा उसे धनात्मक लिया जाएगा। तो चलिए इसी पर सवाल है आधारित हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1, 0, 6 और 4। तो पहला प्रश्न है जिसमें 1,0 दिया है, ठीक है, उसके अलावा 6,0, 4,3 दिया है। तो अपन इन 3 बिंदुओं को x1 y1 z1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बोल देते हैं। सबसे पहले तो x1 y1 यहां पर 1,0 लिया जा सकता है, 6,0 और एट द एंड 4,3। और इस केस में अगर मैं यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं ABC का, तो 1/2 यहां पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी आपके सामने हैं। अगर है तो फिर आंसर निकालो यार, बस एरिया त्रिभुज ABC का 1/2 x1 1,0 6,0, तो यहां पर 1,0 या 1 0 6 0 और 4 3 और बाकी यहां पर 1 1 1 तो रहने वाला है। अब इसका जो भी मान आएगा उसे अपन उसका धनात्मक मान हम लोग लेंगे। सारणिक का मान आप किसी भी रेखा और किसी भी पंक्ति से निकाल सकते हैं। सारणिक का मान अगर आपको निकालना है तो जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं वो हमेशा हो, लेकिन यदि आपके पास एक पंक्ति या एक रेखा ऐसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है तो आप उसी के सापेक्ष मान निकालिए। जैसे यहां 3 बचा है, बाकी 2 0 हैं, तो आपने 3 जिस रेखा और जिस पंक्ति में उसे हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, तो जो मान है वो ऐसा आएगा 1/2। बाहर तो आप 3 को लिखें क्योंकि 3 का तो गुणा होगा, 1 का 1 में 6 का 1 घटा दो, तो 1 गुणा 1 माइनस 6 गुणा 1, और जो भी मान आए उसका धनात्मक मान, बस। तो यहां से 1/2 3 और 1 - 6,
तो ये तो धनात्मक आना चाहिए था, तो 5 आ जाएगा, तो 3 गुणा -5 धनात्मक मान आएगा बटा 2, तो 5 3 15 होता है ना, तो 15 का धनात्मक मान, तो -15 का धनात्मक मान 15, 15 बटा 2 पहले प्रश्न का हल है। कैलकुलेशन सारणिक का कैसे करना ये अपन पहली कक्षा से मतलब 3-4 वीडियो पहले देख चुके हैं, जहां पर हमने सारणिक का मान आपको निकालना सिखाया था। यह पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का। दूसरे प्रश्न में बिंदु दिए हैं 2,7, 1,1, 10,8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। अब इसे मैं हटा दूं, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बिंदु को फिर से बदल दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाएगा प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में जो बिंदु है वो है 2,7, 1,1 और 10,8। और जैसे ही मैंने यहां पर अब मान लिखे तो मेरे सामने जो मान आए वो है 2, 7, 1, उसके बाद 1, 1, 1 और 10, 8 और 1 है ना। बाद में तो 1 1 लिखना ही है। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा आंसर है कि सर इसका मान 0 होगा? अगर किसी ने थोड़ा बहुत सारणिक पढ़ा है तो मतलब वो ऐसा सोच सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया था कि किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का मान अगर समान हो तो मान 0 होना चाहिए। मतलब यहां भी एक स्तंभ ये, एक पंक्ति ये, दोनों बराबर है, 1 1 1 1 1 1, तो मान 0 होना चाहिए। ऐसा गलत हुआ। क्यों? 2 पंक्ति, या तो दोनों पंक्ति हो या दोनों स्तंभ हो। अगर ऐसा मान है तो मान समान होगा या तो मान 0 होगा। 1 1 1 नाम की एक पंक्ति है, क्या दूसरी कोई पंक्ति है जहां 1 1 1 है? नहीं है। 2 2 मतलब 1 1 1 नाम का स्तंभ है, क्या कोई दूसरा स्तंभ है? ऐसे स्तंभ, ऐसी पंक्तियां नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मान 0 होगा। तो इसको आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन बड़े सिंपल तरीके से हमने पढ़े थे कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस 1 की मदद से इस 1 को और इस 1 की मदद से इस 1 को 0 बनाएं। कैसे बनाएं? तो R2 में मैं R2 माइनस R1 करूंगा, मतलब इस पूरी पंक्ति को इसमें से घटा दो। और सेकंड R3 में ये ऑपरेशन R3 माइनस R1 होगा। थोड़ा सिंपल हो जाएगा यार। सो देखो कितना आता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, बाहर यहां पर ये 2 है, ये 7 है और ये 1 है। देखना, 1 में से 2 जाएगा तो -1, 7 में से 1 जाएगा तो -6, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ और यहां पर ये 0 हुआ। डन है। तो चलो यार देखो फटाफट क्या आंसर आता है। अब इसे ओपन करने का तरीका कैसा? तो सर ऐसा कि आप इसके सापेक्ष इसे खोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे स्तंभ में 2 अवयव 0 है। इसे हटाया, इसे हटाया, इसका इसमें गुणा किया तो 1, पहले तो 1, ये 1 को लिख दो। उसके बाद -1 का 1 में गुणा तो -1 गुणा 1, माइनस क्यों? बाद में माइनस लगता है, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, 8 छंग 48, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो -48। तो यहां से ये मिलेगा 1/2 मापांक -1 + 48, तो ये मिलेगा 47/2। तो इसका जवाब होना चाहिए वो 47/2 होगा। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 3 इसी का नेक्स्ट वाला। तो प्रश्न नंबर 3 कैसे? प्रश्न नंबर 3 में बिंदु बदल जाएंगे, बाकी सब तो सेम रहने वाला है। तो अपन ने बिंदु बदले हैं, बाकी सब सेम रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि ऑपरेशन दोनों में फिर से समान ही लगाओगे तो सही रहेगा। खैर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि प्रश्न नंबर 3 कैसे सॉल्व हो सकता है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा वाला जो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो -2, -3 एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु है 3,2 और -1, -8। तो अगर आप यहां पर गौर करें तो एक बिंदु -2, -3, उसके बाद 3,2
और -1, -8। क्या करोगे? सेम वही प्रोसेस, फिर से वही प्रोसेस जो होनी चाहिए कि मैं R2 में R2 - R1 करूंगा और R3 में भी R3 - R1 करूंगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि बाद में फिर ये दोनों अवयव 0 हो जाएंगे, बाकी के 2 0 हो जाएंगे। सेम प्रोसेस है, सेम कहानी है। ये -2, -3 और 1 ये तो रहेगा। 3 में से -2 गए तो बचे 5, 2 में से -3 गए तो 5 और ये 0, -1 में से -2 गया तो 1 बचा, -8 में से -3 गए तो -5 और ये 0। बस अब फाइनल आंसर निकालो क्या आता है यार, देख लो फटाफट। तो यहां से 1/2 मापांक है, 1 का गुणा इन दोनों में, बस कुछ नहीं। 5 - 5 और -5, तो यहां से 1 गुणा 5 का -5 में गुणा -25 माइनस 5 का 1 में गुणा 5, तो 1/2 और ये -30, -30 का मापांक 30, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 30/2। 30/2 का मतलब 15, और 15 आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। डन है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को, मतलब प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट को समाप्त कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि ये बिंदु A B + C और B C + A C A + B संरेख है। हमने एक छोटी सी जानकारी और पढ़ी थी कि यदि 3 बिंदु संरेख है, मैं आपको ये कहानी बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इसे भूल ना जाएं, परीक्षा में आपको बहुत काम देगी ये चीजें। संरेख होने का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित होना। जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। आप संरेख किसी एक बिंदु को बहुत अलग अलग तरीकों से सिद्ध कर सकते हो, जिसमें एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 है, तीसरा बिंदु C है जिसके निर्देशांक x3, y3 है। तो अगर ये 3 बिंदु आपके सामने हैं और आपको यह बताना है कि यह संरेख है, तो किन्हीं भी 2 बिंदु से एक रेखा निकालो, वो रेखा तीसरे बिंदु को संतुष्ट करे तो संरेख है। दूसरा तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अगर 0 आता है तो संरेख है। तीसरा तरीका, आप विभाजन सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके की तरफ यहां बात करेंगे इस अध्याय में, इस टॉपिक में, कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो उनके द्वारा बनने वाले सारणिक का मान, किसका? सारणिक का मान 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ये मतलब बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो कि इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब हो सकता है? जब ये कहानी 0 हो, क्योंकि फॉर्मूले में यही है जो मेन कैलकुलेटिव है। बस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकालना है तो A, जिसे आप x1, y1 कह सकते हो, वो क्या दिया हुआ है? तो आपने माना कि आपके पास 3 बिंदु है, कौन कौन से? A, जिसे आप x1, y1 कहते हो, दूसरा बिंदु B, जिसे आप x2, y2 कहते हो, और तीसरा बिंदु C, जिसे x3, y3 कहा जाता है। तो A B है, A, B + C। B जो बिंदु है B, C + A, और C जो बिंदु है C, A + B दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर संरेखता की कंडीशन लगाऊं, तो चूंकि ABC संरेख है, ऐसा लिख सकते हैं, इनके द्वारा बनने वाला सारणिक कौन सा? x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्या,
सबसे पहले लिखा है यहां पर, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि A, दूसरा बिंदु है B प्लस C, यहां पर 1, यहां पर B, C प्लस A, यहां पर 1, यहां पर C, A प्लस B और यहां पर 1। इसका मान निकाल रहे हैं बेसिकली, देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो अपन ने इसे कहा कि ये थोड़ी देर के लिए डेल के बराबर है, मतलब सारणिक को डेल से निरूपित किया जाता है। तो एक छोटा सा काम करोगे क्या, इसे C1 कह दो, ये पूरा का पूरा जो है ये C1 है और ये C2 है, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2। स्तंभ नंबर 1 में स्तंभ नंबर 2 को जोड़ दो, स्तंभ नंबर 1 में स्तंभ नंबर 2 को जोड़ दो, क्या आता है, यहां तो मिलेगा A प्लस बी प्लस C, यहां पर भी A प्लस बी प्लस C और यहां पर भी A प्लस बी प्लस C। इन दोनों को जोड़ोगा तो A प्लस बी प्लस C, यहां B है, C है, यहां से मिला, यहां C है, यहां से A भी मिला, बाकी वही BC, मतलब B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B और यहां 1, 1 और 1। इसका मान अगर निकालने जाओगे तो देखो, आप यहां से ABC को पहले स्तंभ से बाहर निकाल लो, मतलब A प्लस बी प्लस C को पहले स्तंभ से कॉमन निकाला जा सकता है। अगर कॉमन निकलेगा तो ये 1, ये B प्लस C, ये 1 C प्लस A, ये 1 A प्लस B और यहां 1, 1, 1। और चूंकि आपको पता है कि यदि किसी भी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्तियां समान हो जाए, जैसे यहां पर ये दोनों स्तंभ 1, 1, 1, 1 होती, दोनों बराबर हो गए, तो इस केस में इस सारणिक का मान 0 है। और जैसे इस सारणिक का मान 0 आया, मैंने कहा कि चूंकि इस सारणिक का मान 0 है इसीलिए ABC सररेख है, और बस यही आपको सिद्ध करना था। यह 0 आना चाहिए था, आपका 0 आया, यही सिद्ध करना था और कुछ नहीं करना है बेसिकली। प्रश्न यहां से समाप्त होता हुआ, डन है। चलिए प्रश्न नंबर 2 समाप्त है, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। मतलब इस केस में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, वो दिया है और आपको यहां पर K का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है ये वाला, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब x1 y1 x2 y2 जिसे भी मानना है उसे मान लो। पहला केस है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 इकाई, तो आपको हर केस में अगर आप लिखो कि एरिया त्रिभुज ABC का वो तो 4 दिया है, तो क्या लिखा जा सकता है पहले केस में कि ये जो 4 है वो 1/2 मापांक, पहला बिंदु K0 है तो मैंने लिखा K0 1, दूसरा 4 तो 4 0 1 0 2 1, और उसके बाद आपने लगा दिया मापांक, है ना, ये लाल वाला जो है वो मापांक है। फॉर्मूला क्या है, वही आखिरी में 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फाइन, तो देखो इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है यार। आपको ये बिंदु दिख रहा है क्या, दूसरा वाला, जिसमें जो पूरा का पूरा 0 है सिवाय 2 को छोड़ के, तो बस इसी के बारे में बात करनी है। और ये पूरा का पूरा स्तंभ, इसे हटा दो। आपको यहां पर सॉल्व क्या करना है कि 4 बराबर 1/2 मापांक का चिन्ह लगाया, ठीक है, इस 2 को लिखा। लेकिन जैसे इस 2 को लिखा, एक छोटी सी बात है कि जब सारणिक को ओपन किया जाता है तो जो चिन्ह है वो इस प्रकार लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणिक को खोलोगे तो चिन्ह आप इस प्रकार लोगे। जैसे अगर आप दूसरे स्तंभ के सापेक्ष खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस, मतलब इसके आगे माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस लिखोगे, लेकिन ये तो 0 ही है, प्लस माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ कैलकुलेशन करोगे तो भी 0 ही आएगा, इसीलिए अपन 2 को चुन रहे हैं। इसके आगे लगाया माइनस, तो -2, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो K -4, K गुणा 1 4 -1, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। ये डन है। तो देखो 4, 2 को इधर भेज दिया तो 8 हो गए यार। 8 बराबर मापांक, 2 का इसमें गुणा किया, 4 का इसमें गुणा किया, तो 8 -2 के कितना, 8 -2 के। आप वेरीफाई कर सकते हैं, 2 का इसमें गुणा किया तो -2 के, 2 का 2 में गुणा, 2 का 4 में गुणा किया तो 8 माइनस माइनस प्लस,
और आपको ये पता है कि यदि मापांक x बराबर a है, जहां पर a एक धनात्मक या अऋणात्मक संख्या है, तो x बराबर प्लस माइनस a हो जाएगा। तो बस यहां से प्लस माइनस 8 बराबर 8 माइनस 2 के, एक बार आप प्लस का चिन्ह लेंगे तो 8 बराबर 8 प्लस 8 माइनस 2 के, और एक बार आप माइनस 8 लेंगे तो अगर 8 बराबर 8 माइनस 2 के है तो 8 से 8 गया, इस केस में तो k का मान आया 0। इधर आया तो माइनस 8 बटा माइनस 16, तो यहां से k का मान आया 8, है ना। 8 इधर आया तो माइनस 16 को माइनस 2 से भाग दिया तो 8, तो k का मान आपके सामने जो आया वो 2 है। k बराबर 0 और 8, जो आप लिखना चाहें, दोनों सही है। डन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 समाप्त। इसी का दूसरा भाग, -2,0, 0,4, 0,k। तो इस प्रश्न को अगर आप हटाने की कोशिश करें तो यहां पर भी क्षेत्रफल जो है वो 4 ही दिया हुआ है। यहां पर आप गौर कीजिए कि क्षेत्रफल जो है वो 4 दिया हुआ है, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं, दोनों केस में 4-4 दिया हुआ था। तो बस कैलकुलेशन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा सिवाय कैलकुलेशन के। सेम है इस केस में भी। यहां चलो डन है क्या? तो अगर ऐसा है तो यहां पर -2,0 हो जाएगा पहला अवयव। तो मैंने लिखा -2,0, उसके बाद 0,4 और 0,k। आप किस पंक्ति या किस स्तंभ के सापेक्ष खोलेंगे? तो सर ये वाला मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि सिर्फ बाकी दोनों 0 है, -2 है बस। तो 4 बराबर, 4 को इधर गुणा कर दोगे 2 को, तो 8 बराबर मापांक -2। इसके आगे प्लस का चिन्ह लगता है लेकिन ये खुद माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 4 का 1 में गुणा किया, k का 1 में गुणा किया, तो 4 माइनस k। यहां से मिलेगा 8 बराबर -2 का इसमें गुणा किया, k का इसमें किया, तो 2k माइनस 8। कहानी वही, अगर मापांक x बराबर a है तो आप लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस a। तो यहां से मैंने लिखा, क्या लिखा कि 2k माइनस 8 बराबर प्लस माइनस 8। ठीक है, तो यदि एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह, तो अगर मैंने लिखा 2k माइनस 8 बराबर 8 एवं 2k माइनस 8 बराबर -8, 8 उधर गया तो 16, तो k बराबर 8 एवं 8 के -8 से -8 गया, k बराबर 0, क्योंकि 2k बराबर 0, तो k के 2 मान आए यार, k बराबर 0 और k बराबर 8। यह आपके फाइनल आंसर है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग भी हल हो जाता है। डरे? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 4, सारणिक का प्रयोग करके 1, 2, 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर आप समीकरण निकालना चाहते हैं सारणिक की मदद से तो ये सिंपल सा टास्क यहां से कंप्लीट हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको 2 बिंदु दिए हैं और तीसरा बिंदु नहीं दिया है। मान लीजिए आपको 2 बिंदु दिए हैं और आपको इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो अगर तीसरा बिंदु आप x, y ले लें, ये x, y कहीं भी हो सकता है जहां आपका मन करे, और इसकी जगह x3, y3 की जगह x, y लिख दे, और आपको पता है कि अभी ये तीनों के तीनों संरेख हैं फिर से, तो इस सारणिक को हल करके x और y के रूप में एक समीकरण आएगा जो रेखा का समीकरण होगा। बस इतनी सी बात है। जैसे पहले वाले प्रश्न में 1,2 और 3,6 दिया हुआ है, तो पहले प्रश्न को अगर हल करेंगे तो पहले प्रश्न में 2 बिंदु दिए हैं, a नाम का बिंदु 1,2 और b नाम का बिंदु 3,6, और c नाम का जो बिंदु है जिसे आप x, y लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये तीनों के तीनों संरेख है, तो बस अपन ने लिख दिया कि इस केस में ऊपर फॉर्मूला लिखा है x, y, 1, 3, 6, 0 या 3, 6, 1 और 1, 2 और 1 0 होना चाहिए। इतनी सी बात है। अब इसे सॉल्व आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपेंशन करना चाहो तो एक्सपेंशन,
अगर यहां पर मदद लेना चाहो फॉर्मूलेस की जो आपके सामने बने बनाए हैं तो उनकी मदद से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक छोटा सा ऑपरेशन लगा देता हूं। ऑपरेशन क्या लगाता हूं कि इस ऑपरेशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं R2 में, चलो वहीं लिखते हैं यार, ऑपरेशन ये लगाया कि R2 में R2 माइनस R1 एवं यही केस R3 में कि R3 में R3 माइनस R1। मतलब इस पूरी पंक्ति में से ये पंक्ति और इस पूरी पंक्ति में से ये पंक्ति घटा दो। तो अगर आप पंक्तियों को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो गौर से, x y और 1 जैसे है वैसे है। अब x में से 3 गया तो 3 माइनस एक्स, 6 में से y गया तो 6 माइनस वाई, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से x गया तो 1 माइनस एक्स, 2 में से y गया तो 2 माइनस वाई। वैसे हमें इसे नहीं घटाना चाहिए था, मतलब इससे बढ़िया तरीका दूसरा और होता, थोड़ा मतलब ये कैलकुलेटिव हो चुका है क्योंकि x दो जगह आ चुका है। मैं छोटा सा एक काम करता हूं, मैं R1 को स्थिर रखता हूं और R3 को घटाता हूं। ये भी किया जा सकता है, हमारी जो मर्जी, हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पर R2 में से R3 घटाऊंगा और R1 में से R3 घटाऊंगा। आपको काफी सिंपल सवाल ये हो जाएगा। जवाब तो वैसे ही आएगा जैसा आना चाहिए। जैसे x में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1, y में से 2 घटेगा तो y माइनस 2, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब 3 में से 1 घटा तो 2, 6 में से 2 घटा तो 4, तो ये 2, ये 4 और ये 0, बाकी 1, 2 और 1, और इसका मान 0 होना चाहिए क्योंकि तीनों संरेख है। अब इसे ओपन करने का तरीका, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के एक से ज्यादा अवयव 0 है, बिल्कुल है, तो इसके सापेक्ष ओपन कर लो। यहां 1 है तो 1 गुणा, इसे हटाया, इसका इसमें गुणा किया तो 4x माइनस 1 माइनस 2 का इसमें गुणा किया तो y माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। इतनी सी बात है। तो यहां से मिलेगा 4x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, है ना। 4x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 4, 4 से 4 गया तो 4x माइनस 2y बराबर 0, या फिर 2x बराबर y, और ये इस रेखा का समीकरण है। x और y के रूप में एक समीकरण है। तो पहला जो आपको आंसर आया वो आया y बराबर 2x। वेरीफाई कर सकते हो। डन है, करें शुरू। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न मतलब, अब दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में बिंदु दिया है 1,3 और 9,3। क्या दिया है, 1,3 और 9,3। तो यहां पर बिंदु बदल जाएंगे, यहां की एंट्रीज बदल जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम रहने वाला है यार। तो यहां पर बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, 3,1 और 9,3। तो यहां पर बदलेगी जो चीजें, यहां पर होगा 3,1 और 9,3। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां 3,1 लिख दो, यहां 9,3 लिख दो, जो मन करे वो कर दो, फर्क नहीं पड़ता। और क्या कर सकते हैं, आपका मतलब कैलकुलेशन तो देखो बहुत सिंपल है, वही जो वहां पर किया था। आप क्या स्टेप करने वाले हैं, स्टेप में लिख देता हूं कि मैं R1 में R1 माइनस R3 करूंगा, साथ ही साथ R2 में भी R2 माइनस R3 करूंगा। जिन विद्यार्थियों को यह बताया गया है कि आप डायरेक्टली यहां से ओपन करें, वो भी गलत नहीं है। मैं यहां पर उतना कैलकुलेशन नहीं चाहता, इसीलिए देखो क्या होगा, x में से गया 9 तो x माइनस 9, y में से गए 3 तो y माइनस 3, और 1 में से गया 1 तो 0, 3 में से गया 9 तो माइनस 6, 3 में से गया 1 तो, या 1 में से गया 3 तो माइनस 2,
इसमें से ये, इसमें से ये, एक में से एक गया तो 0, यहां पर बचा 9, 3 और 1 बराबर 0। किसके सापेक्ष ओपन करोगे? इसके सापेक्ष। ये गया तो 1 गुणा इसका इसमें गुणा किया तो x का -2 में गुणा किया तो -2x, सही बात। 9 में गुणा किया तो +18, माइनस क्या, 6 का y में गुणा किया तो -6y, बिल्कुल सही। और इसमें गुणा किया तो +18 बराबर 0, इतना ही है, बिल्कुल। तो -2x + 18 माइनस हुआ +6y -18 बराबर 0। 18 से 18 तो -2x बराबर 3, -2x बराबर या -2x + 6y बराबर 0। इट मींस -2x इज इक्वल टू -6y, और यहां से मिला x इज इक्वल टू 3y, और x बराबर 3y इस रेखा का समीकरण है। बस, तो यहां से आंसर नंबर 2, x बराबर 3y। पहला वाला y बराबर 2x था। चलिए प्रश्न नंबर 1 भी समाप्त, या प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त, दूसरा भी समाप्त। पांचवा प्रश्न, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान क्या है? फॉर्मूला आपके सामने यहां पर दिया गया है, लगाओ और आंसर पाओ ना यार। 1/2, ठीक है, तो 1/2, 35 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह 35, यहां 1/2 आपने लगाया, मापांक का चिन्ह पहले, मापांक का चिन्ह लगेगा, मापांक के बाद एक अंदर सारणिक लिखना पड़ेगा। सारणिक क्या कहेगा कि सारणिक बनाओ, 2 -6 1 5 4 1 और k 4 और यहां से भी 1, सारणिक बंद, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आप R1 में से R2 और R3, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है ताकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े, R2 में भी R2 - R1, R3 में भी R3 - R1। अगर ऐसा करोगे तो 35 का डबल तो यहां 70 हुआ, मापांक ये 2 -6 और 1, R1 को फर्क नहीं पड़ेगा, वो घटाया जा रहा है, इसमें घटा तो 3, 4 में -6 घटे तो 10, 1 में से 1 घटा तो 0, ये k -2, ये भी 10 और यहां पर भी 0। डन है, ये सारणिक और ऊपर मापांक। अब इसका मान कैसे निकालोगे? यहां से 1 का गुणा किया 1, ठीक है, तो यहां से मिला 70 बराबर 1, मापांक लगाया पहले तो 1 सामने, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, इसका इसमें गुणा किया तो कितना आएगा 30, माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो 10 के -20, ये पूरा घटेगा, ठीक। तो यहां से बनेगा 70 बराबर, माइनस हो गए प्लस, तो 50 - 10 के। और हमें यह पता ही यार कि यदि मापांक x बराबर a होता है, जहां a एक धनात्मक संख्या है, तो x बराबर +- a लिखा जाता है। मतलब यहां से 50 - 10 के बराबर +-70, एक बार +70 एक बार -70, तो 50 - 10 के बराबर 70, या फिर 50 - 10 के बराबर -70। आप इसे इधर ले जाओ, उसे उधर ले जाओ, तो -20 बराबर 10 के, या इसे इधर ले गए तो 120 बराबर 10 के, 10 के से ये कटा तो -2, इससे ये कटा तो 12, तो k का मान -2 या 12 किस में आ रहा? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा, तो बी यहां से सही जवाब है प्रश्न नंबर 5 का। बिना कोई समस्या, बिना कोई दिक्कत के प्रश्न नंबर 5 यहां से आपके सामने सॉल्व हो चुका है, और प्रश्न नंबर 5 के साथ ही ये प्रश्नावली भी सॉल्व हो चुकी है। अगर आप इस प्रश्नावली को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखें तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। आपको क्या करना है, गूगल पर लिखना है
और उसके बाद CBSE हिंदी माध्यम का चयन करना है। गूगल पर क्या लिखना है, www.magnetbrains.com, और उसमें आपको कक्षा 12वीं का चयन करना है, क्योंकि आप 12वीं कक्षा के हैं। अगर आप 11वीं के हुए तो 11वीं का चयन करेंगे। उसमें बहुत सारे विषय हैं, जिस विषय पे क्लिक करोगे जिस विषय पे क्लिक करोगे उसके बहुत सारे टॉपिक आपको दिखेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे, जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे, उसके बहुत सारे टॉपिक दिखेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो आपके सामने सीधा चलना शुरू हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको 7वीं से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से सब कुछ यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है। किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाती। आपके लिए ये कंटेंट पूरी तरह से फ्री है। तो बस क्या करना है, एंजॉय करना है, पढ़ते रहना है, और इस चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ इसे लाइक और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।